वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पांचवा खंड में हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट के बारे में, जो कि टोटल 9 अंक आज की डेट में थ्योरी के हैं और 26 अंक का उसमें केस स्टडी आ सकती है। तो आज पांचवा खंड है और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं दोबारा से यही बोलूंगा कि अगर आपने पहले 4 खंड इसके नहीं देखे हैं और आप इस खंड पे जंप कर रहे हैं तो अपना समय खराब कर रहे हैं। आप प्लीज इसको मत देखिए। लेकिन अगर आपने पहले 4 खंड क्लियर कीजिए, उसके बाद पांचवें पार्ट पे आप स्विच कीजिए। अदरवाइज अपना समय खराब कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास को ज्वाइन करने वाले हैं भविष्य में, उन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि आप इस खंड को पढ़ के अपने जो भी क्वेश्चन है उसको नोट कर सकते हैं। और जब हम क्लास में इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे तो प्लीज इसको आप वहां पर अपने क्वेश्चन हमसे डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं। ये पूरा सिलेबस है जिसको हमने पहले से इंग्लिश में पूरा सिलेबस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो वो अलग से आप उसको देख सकते हैं। पूरा चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। बट अब ये जो हम वो प्रयास कर रहे हैं, हिंदी वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं, उनकी सहायता के लिए हमने इनको सारी प्रेजेंटेशन को हिंदी में डालने का एक प्रयास किया है, कर रहे हैं। तो पहला जो कॉस्ट प्राइस वैल्यू है, ये टाइप वैल्यूएशन, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कवर कर लिया है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फैक्टर स्टड जो हो गया आपका, या फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन हो गए, या हाबू, ये हमने पार्ट 3 में कवर किया है। पार्ट 4 में हमने ऑलरेडी जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और ये सब जो टाइप्स ऑफ रेंट्स, टाइप्स ऑफ आउटगोइंग, ये हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम जो है टाइप्स ऑफ ओनरशिप, टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसी और उससे रिलेटेड जो है अपना चीजें, वो हम आज के उसमें कवर करेंगे। और बाकी रिमेनिंग हम आने वाले जो 3 से 4 सेशंस और लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, उसको हम कवर करेंगे। आगे आने वाले भाग हैं उसके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला बात करते हैं कि जॉइंट ओनरशिप, को ओनरशिप और फ्लैट ओनरशिप। इसके अंदर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना बड़ा ही जरूरी है। बिकॉज इसके अंदर से कभी कभी आपको जो केस स्टडीज हैं उसमें आपको इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन लगती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जॉइंट ओनरशिप, को ओनरशिप और फ्लैट ओनरशिप, स्पेशली जॉइंट एंड को ओनरशिप, फ्लैट ओनरशिप के बारे में कम बात होती है, बट जॉइंट एंड को ओनरशिप के बारे में ज्यादा केस स्टडी में कभी कभी आ जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जॉइंट ओनरशिप क्या है? बेसिकली जहां ऑल पार्टीज एंजॉय इक्वल एंड अनडिवाइडेड राइट्स। जो हमने इससे पहले भी बताया है, हम अपने पूरे प्रोग्राम में अपने स्टूडेंट्स को कीवर्ड्स के माध्यम से पूरी पढ़ाई करवाते हैं। तो उनको कीवर्ड्स दिए जाते हैं और वो कीवर्ड्स को याद रख के उसको अगर वो दिमाग में फिट बिठाते हैं, और उसमें अगर आप वाइल्ड गैस भी लगानी है तो भी आपको कीवर्ड से आप उसको ढूंढ सकते हैं ये क्या चीज से लिंक है। तो इसमें कीवर्ड क्या है? इक्वल एंड अनडिवाइडेड राइट्स। तो all parties enjoy equal and undivided rights to the benefit of the property, but in case of death of one joint owner, his share gets automatically transferred to the remaining surviving joint owners. तो बेसिकली अगर दो, या मान लीजिए दो पार्टनर हैं, इसमें दो आदमी के नाम प्रॉपर्टी है, तो दोनों का 50-50% शेयर होगा और दोनों का अनडिवाइडेड शेयर होगा। मतलब हर एक जमीन के हर एक टुकड़े पे, हर एक कण पे दोनों का इक्वल राइट है। आप उसको बांट नहीं सकते हैं कि साहब ये लेफ्ट आपका है, राइट आपका। नो, पूरी प्रॉपर्टी के हर एक कण कण पे, हर एक ईंट पे, हर एक पार्टिकल पे दोनों का 50-50% राइट है और दोनों उस प्रॉपर्टी से इक्वल बेनिफिट्स ड्राइव करेंगे। लेकिन अगर दोनों में से एक भी जॉइंट ओनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले पार्टनर को, जो सर्वाइविंग ओनर है, उसको ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये बेसिकली जॉइंट ओनरशिप है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इसमें ओनरशिप 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं। तो एग्जांपल की फॉर्म में समझते हैं। मान लीजिए ए और बी दो ओनर थे, दोनों का शेयर इक्वल होगा 50-50%। अगर एक की डेथ हो जाती है तो उसका शेयर 100% हो जाएगा। तो एप्लीकेशन कैसे हो सकती है? आपको हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी के अंदर, केस स्टडी के अंदर बोल दे कि राम एंड श्याम, दे आर जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अब आपको पता लग गया कि दोनों का 50-50% शेयर है। वहां पर एग्जामिनर ने आपको ये नहीं बताया 50-50% शेयर है, करेक्ट। लेकिन आपको जॉइंट ओनरशिप अगर पता है तो आप उसको समझ पाएंगे कि 50-50% दोनों का शेयर है, करेक्ट। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए दो की जगह तीन मालिक हैं इस प्रॉपर्टी के, तीन जॉइंट ओनर हैं, तो तीनों का इक्वल शेयर है बाय डिफॉल्ट। आपको एग्जामिनर ये नहीं बताएगा केस स्टडी में कि दोनों तीनों का इक्वल शेयर है। वो आपको खुद पता होना चाहिए कि जॉइंट ओनरशिप लिख दिया, राम श्याम एंड मोहन
आर इन जॉइंट ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी, मतलब तीनों का शेयर इक्वल है। अब उसके अंदर उसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए वो बोल सकता है कि साहब राम की डेथ हो गई, अभी क्या होगा? तो फिर श्याम और मोहन, बी एंड सी, जो बेसिकली दो आदमी हैं, उनके नाम पे 50-50% शेयर चला गया लैंड का या प्रॉपर्टी का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम ये एप्लीकेशन, ये कौन, हम जो हमेशा बोलते हैं कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आप कोई भी केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्वाइंट ओनरशिप वेरी इंपॉर्टेंट। जो कीवर्ड्स हैं, इक्वल एंड अनडिवाइडेड राइट्स, नंबर 1। नंबर 2, सर्वाइविंग ज्वाइंट ओनर राइट। तो पहले अब ज्वाइंट ओनरशिप के बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है को ओनरशिप, या फिर इसको हम बोलते हैं ओनरशिप इन कॉमन। तो वो आप ऐसे याद रखिए कि को, यहाँ पर को आया, यहाँ पर को आया, करेक्ट। तो ये को ओनरशिप या फिर ओनरशिप एंड कॉमन, दोनों की एक ही मतलब है। तो इसमें क्या कीवर्ड्स हैं? शेयर ऑफ ईच को ओनर मे और मे नॉट बी इक्वल। तो पहला कीवर्ड तो ये है। पिछले ज्वाइंट ओनरशिप में शेयर जो था वो इक्वल था, यहाँ पर इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो अगर को ओनरशिप शब्द किसी केस स्टडी में, एग्जाम्पल में यूज किया है, तो आपको एग्जामिनर वहां बताएगा कितना किसका शेयर है, वो बताएगा उसके अंदर। बट इसके अंदर भी आपका अनडिवाइडेड शेयर है, पिछले वाले केस की तरह, ज्वाइंट ओनरशिप की तरह यहाँ पर भी अनडिवाइडेड शेयर ही है। आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, हर एक कण पे सब, हर एक ओनर का इक्वल राइट है। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है? पिछले वाले में क्या था, अगर एक को ओनर की डेथ हो जाती है, तो दूसरे वाले जो बाकी जिंदा जो बचे हुए को ओनर्स हैं, ज्वाइंट ओनर की डेथ हो जाती है, ज्वाइंट ओनर जो बचे हुए हैं उनको उसका शेयर ट्रांसफर हो जाता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर एक को ओनर की डेथ होती है, तो उसका जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली उसके लीगल हेयर्स को जाएगा, उसके एस्टेट को जाएगा। तो जो लीगल हेयर्स हैं वो उसके ओनरशिप उसकी ट्रांसफर हो जाएगी। तो मान लीजिए ए और बी का, ए का जो शेयर है वो 25% है, बी का शेयर 75% है। तो ए की डेथ हो जाती है, तो ए के जो लीगल हेयर है, जैसे कि उसकी जो भी स्पाउस है, अगर पत्नी है तो पति का डेथ हो जाती है, अगर पत्नी डेथ होती है तो पति का, या उसके बच्चे, या और कोई भी लीगल हेयर अगर है, अडॉप्टेड चाइल्ड, तो जो भी लीगल हेयर है उनको ट्रांसफर होगा। बी का शेयर तो 75% ही रहेगा। तो ये डिफरेंस है को ओनरशिप और ज्वाइंट ओनरशिप में। एक एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ए का शेयर 50% है, बी का शेयर 30% है, सी का शेयर 20% है, और एक ही डेथ हो जाती है, तो बी और सी का शेयर वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कंफ्यूज करता है कि साहब एक प्रॉपर्टी है, उसमें ए बी सी तीन ऑनर हैं, ए की डेथ हो जाती है, और जो है प्रॉपर्टी इज अंडर जॉइंट ऑनरशिप। तो अब आप लैंड का वैल्यू निकालिए पार्टनर बी के लिए, ये बोल दिया आपको। तो आपको वहां पता होना चाहिए 50% शेयर है उसका, तो जो लैंड की वैल्यू आएगी उसका 50% अनडिवाइडेड वैल्यू आपको बी के नाम पे देनी है। बट अगर यही अब ज्वाइंट ओनरशिप की जगह को ओनरशिप यूज कर दिया, तो आप बताएगा कि 30% शेयर था बी का ए के डेथ से पहले, तो अब बताइए कितना होगा शेयर, कितनी वैल्यू है? तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू पूरी निकलेगी उसका 30% जो आप उसका निकाल के वैल्यूएशन, वो बी के नाम पे वैल्यूएशन जाएगी। Since any improvement on this land can be done if and only if all co-owners give written consent, these properties are subject to divide control. तो ये भी बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि को ओनरशिप प्रॉपर्टीज आर सब्जेक्ट टू डिवाइड कंट्रोल ऑलवेज। तो मतलब जब तक वो उसमें डिवाइड नहीं होगा, या फिर डिवाइड कंट्रोल बेसिकली आपको हर एक आदमी का परमिशन चाहिए, कुछ भी इस बिल्डिंग पे काम करना है, तो जितने भी ओनर हैं, को ओनर हैं, सबका परमिशन लगेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। फ्लैट ओनरशिप, ये थर्ड टाइप की ओनरशिप है, जिसके अंदर विच गिव्स एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द फ्लैट, लाइक इन केस ऑफ फ्री होल्ड। तो ये फ्री होल्ड नहीं है, बट इट इज काइंड ऑफ फ्री होल्ड टुगेदर विद अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड एंड कॉमन एरिया। तो जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, उसके अंदर आपका बेसिकली क्या है कि जमीन भी आपकी है, घर भी आपका है, करेक्ट, पूरी आपका फ्री होल्ड हो गया। लेकिन फ्लैट में क्या है, जमीन है, जो जो पार्किंग फैसिलिटीज हैं, जो पार्क है, जो जॉगिंग ट्रैक है, जो लिफ्ट है, जो सीढ़ियां हैं, कॉमन एरियाज है, वो सब तो डिवाइड अनडिवाइडेड शेयर है उसके अंदर, वो शेयर है आपका। और बेसिकली आपका जो लैंड है, वो भी आपने शेयर किया हुआ, आपका एक्सक्लूसिव लैंड तो है नहीं, क्योंकि एक पीस ऑफ लैंड पे 50 फ्लैट बने हुए हैं ऊपर तक। तो लैंड में आपका अनडिवाइडेड शेयर है और कॉमन फैसिलिटीज में अनडिवाइडेड शेयर है, लेकिन स्ट्रक्चर आपका अपना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट ऑनरशिप ऑफ द फ्लैट। आपका फ्लैट तो अपना इंडिविजुअल हो गया,
लेकिन लैंड में और जो कॉमन फैसिलिटीज है उसके अंदर अनडिवाइडेड शेयर है। तो इस तरह की जो ऑनरशिप है उसको हम फ्लैट ऑनरशिप कहते हैं। और इसमें कीवर्ड क्या है? एब्सोल्यूट ऑनरशिप ऑफ द फ्लैट एंड अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड एंड कॉमन एरियाज। अनडिवाइडेड शेयर इज यूजुअली इन प्रोपोर्शन ऑफ बिल्ट अप एरिया ऑफ द फ्लैट। यूजुअली वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, हमेशा नहीं है, गारंटेड नहीं है। तो लेकिन जो बिल्ट अप एरिया है, अगर पूरा बिल्ट अप एरिया मान लीजिए 10,000 स्क्वायर फीट है और आपके फ्लैट का जो एरिया है मान लीजिए वो 500 स्क्वायर फीट है, ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका 5% शेयर है। तो लैंड के अंदर जो जमीन है उसमें 5% का आपको अनडिवाइडेड शेयर आपको उसमें मिलेगा। डिडक्शन फॉर डिवाइड कंट्रोल। तो बेसिकली हम जो ओनरशिप में डिवाइड कंट्रोल की बात करी हमने, उसको समझते हैं उसकी एप्लीकेशन कैसे है कॉन्सेप्ट की, एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज में, वैल्यूएशन में। While doing valuation of co-owner properties, first interest of entire oblique total property should be valued। तो पूरी पहले अगर co-owner है प्रॉपर्टी में तो पूरी प्रॉपर्टी का आपको उसमें पहले वैल्यूएशन करना है कि सब एक ही मालिक है, कोई डिवाइडेड कोई डिवीजन नहीं है, एक आदमी के नाम प्रॉपर्टी है, तो कैसे उसमें वैल्यूएशन उसकी मार्केट में आती है। Then it should be divided into appropriate shares in cases where there is no major or considerable disadvantage in divide control. Such deductions will be normally 5 to 10%। तो अगर बेसिकली फिर हम उसको डिवाइड करेंगे शेयर को, मान लीजिए राम का जो था 50% था, ए का, बी का 30% है, सी का 20% है। तो मान लीजिए 1 लाख की प्रॉपर्टी है, थोड़ा सिंपल रखते हैं एग्जाम्पल को। 1 लाख की प्रॉपर्टी है, 20% शेयर जो सी का है, 1 लाख में 20%, 20,000 रुपये हो गया। अब सिंस उसको डिवाइड करने की एक मेहनत है, एक कॉस्ट है, राइट? तो तीन, बिकॉज वो जो भी वायर है उसको 3 आदमी से मिलना पड़ेगा, 3 आदमी से क्या साइन होंगे उसके अंदर, तो उसके लिए कम्बरसम है। तो उसको डिवाइड कंट्रोल की वजह से, क्योंकि 3 आदमी इन्वॉल्व हो रहे हैं सेलर साइड से, तो उस वजह से थोड़ी सी उसकी कॉस्ट जो है, वो जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी। तो अब उसकी वैल्यू जो है जो 95,000 से लेके या 90,000 पकड़ सकते हैं, 5 से 10% का डिस्काउंट कर सकते हैं पूरी प्रॉपर्टी का वैल्यू का। और इसका मतलब क्या होगा, 20% आपका मोटा मोटा 90,000 की अगर वैल्यू पकड़ रहे हैं तो 20% मतलब 18,000 रुपए। तो जो नॉर्मल में आपको 20,000 रुपए शेयर आना था सी का, वो घट के कितना हो गया, 18,000 रुपए। 18,000 रुपए आपका वैल्यूएशन उसका सी का जो शेयर है वो आएगा, टोटल प्रॉपर्टी का वैल्यू भी गिर सकता है। कुछ केसेस हो सकते हैं जिसमें कि आपका डिवाइड कंट्रोल की कॉस्ट की वजह से जो रिडक्शन है वो ज्यादा भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 3 की जगह 20 मान लीजिए लोग मिले हुए हैं, 20 को ऑनर है, पुश्तैनी जमीन है, और 3 पीढ़ियां चली गई उसके अंदर, और बहुत सारी हवेली टाइप की जैसे प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर, इस तरह के इश्यूज आते हैं। या फिर जो ऑनर्स हैं वो अब्रॉड चले गए हैं, मतलब 10 ऑनर हैं, 5 यहाँ पर हैं, 5 अब्रॉड हैं, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हैं, तो मेहनत ज्यादा है, तो उसमें उस प्रॉपर्टी के अंदर जो डिवाइड कंट्रोल की वजह से जो कॉस्टिंग पे इम्पैक्ट आएगा, तो उसकी मार्केट वैल्यू में आप और भी रिडक्शन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं ईजमेंट राइट्स की। तो इसके अंदर हम जब रियल एस्टेट लॉज में पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसको दोबारा से रिवाइंड करेंगे, बट ये वैल्यूएशन के एंगल से बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम इसको भी ग्राफ्स और एग्जांपल्स की फॉर्म में समझेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक्ट है, लेकिन हम एग्जाम परस्पेक्टिव से बड़ा ही छोटा रखेंगे, और जो की पॉइंट्स इसमें हमने समझने हैं। तो ये थ्योरी क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है आप समझिए। थ्योरी क्वेश्चन आने की संभावना 70 से 80% है इस टॉपिक के अंदर से। तो पहले समझते हैं कि ईजमेंट राइट होता क्या है। In addition of the ordinary rights which come to the owner along with boundaries of the soil of his own property, the owner may have certain other rights over neighbor's property। तो मैंने जमीन खरीदी, मैं मालिक हूँ, तो उसकी जमीन की और घर की जो भी बिल्डिंग है उसकी ऑनरशिप मेरे पास आ गई। उस बाउंड्री के बीच में आम का पेड़ है, जो भी है वो मेरी ऑनरशिप है नॉर्मली। लेकिन उसके साथ मेरे कुछ और भी राइट्स आते हैं जो कि मेरे पड़ोसी की प्रॉपर्टी के ऊपर हैं। These rights in the property of the another are called easement। इसको इसको जूरा इन ली एलियना ये भी कहते हैं। तो थोड़ा सा ये आप याद रखिए, ये भी एक वर्ड है इसके अंदर। मैं लैंग्वेज भूल गया हूँ, अभी याद नहीं है मुझे कौन सी लैंग्वेज में ये बोलते हैं, फ्रेंच या स्पेनिश कोई लैंग्वेज है। लेकिन दीज राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, तो बेसिकली जो पड़ोसी की प्रॉपर्टी है, मैंने घर खरीदा, मैंने जमीन खरीदी, तो मेरे जो पड़ोस में जो घर है उसके ऊपर भी मेरे कुछ राइट्स हैं। तो जैसे मेरे उसकी प्रॉपर्टी पे राइट्स हैं, ऐसे उसके मेरे प्रॉपर्टी पे भी राइट्स हैं, राइट? तो अब ये जो है इसको बोलते हैं ईजमेंट्स। अगर मेरा कोई प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी पे राइट है तो मेरे जो राइट है वो मेरे लिए ईजमेंट है। अब बेसिकली अब अगर मेरी मैं प्रॉपर्टी ऑन कर रहा हूँ और मैं ऑनर हूँ,
तो मेरी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, तो मेरी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी इस सिचुएशन में? डोमिनेंट प्रॉपर्टी। और बेसिकली जो इस प्रॉपर्टी के ऊपर बर्डन ऑफ ईजमेंट है, जो मेरे पड़ोसी की प्रॉपर्टी है, उसको बोलेंगे सर्विएंट प्रॉपर्टी। ये मेरे लिए सिचुएशन है, बट पड़ोसी के लिए उल्टा हो जाएगा। जब पड़ोसी बैठ के बात करेगा, जब हम पड़ोसी के बारे में बात करेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टी डोमिनेंट है और मेरी प्रॉपर्टी सर्विएंट है। ये कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कीजिए कि डोमिनेंट प्रॉपर्टी और सर्विएंट प्रॉपर्टी क्या होती है। इसके अंदर आपको थ्योरी क्वेश्चन अगर आएगा तो आने के ये वाले दो वर्ड आएंगे ही आएंगे। अगर ईजमेंट राइट से प्रॉपर्टी आएगी, आपको पूछेगा कि इस एक पिक्चर दे देगा, बोलेगा डोमिनेंट प्रॉपर्टी कौन सी है, ए बी सी डी, या फिर ये जो बी प्रॉपर्टी है डोमिनेंट है, सर्विएंट है, एक दो एग्जांपल और दे देगा, नन ऑफ देम, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ देम, ऐसा कुछ एग्जांपल आपको देगा और क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो आपको पता होना चाहिए कि ईजमेंट राइट क्या होते हैं, डेफिनेशन, उसको ये दूसरी भाषा में कैसे बोला जाता है, जूरा इन ली एलियना, और फिर डोमिनेंट प्रॉपर्टी क्या है, सर्विएंट प्रॉपर्टी क्या है। प्रेस्क्रिप्शन, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, की वर्ड है, इसको नोट कीजिए आप। तो easement right may be either mentioned in legal document or presumed by long usage over the servient property. Servient property पता है आपको? Even if owner of servient property did not give this the easement permission. तो बेसिकली मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी जो पड़ोस में प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर मेरे जो राइट्स हैं वो डॉक्यूमेंट में लिखे भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो मैं काफी समय से यूज कर रहा हूँ उसको, तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए मेरे घर में जाने का रास्ता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रॉपर्टी लैंडलॉक है, ठीक है, और आगे मेरे जो सड़क है, सड़क और मेरे घर के गेट के बीच में आपकी प्रॉपर्टी फॉल करती है। तो मुझे मेरे घर में जाने के लिए आपके घर से रास्ता मिला हुआ है, और ये जो है मेरी सेल डीड में और आपकी सेल डीड में लिखा हुआ है, और आपने उस पर साइन कर रखा है कि साहब ये रास्ता बाजू से निकलेगा और इस रास्ते से मैं जो है पीछे वाली प्रॉपर्टी में जाऊंगा। तो मेरा उस पर रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट हो गया ईसमेंट राइट का। अगर वो नहीं भी लिखा है और मैं कई सालों से यूज कर रहा हूँ उसको, रास्ते को काफी समय से यूज कर रहा हूँ, तो मेरा बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर एक प्रेस्क्रिप्शन मतलब प्रिज्यूम्ड राइट हो गया। दैट इज आल्सो कॉल्ड ईजमेंट परमिशन। तो आपने कीवर्ड क्या रखना है? प्रिज्यूम्ड ईजमेंट राइट्स। जहाँ प्रेस्क्रिप्शन आएगी, अगर आपने प्रेस्क्रिप्शन वर्ड्स आपको आगे आगे ही लिखा हुआ, तो आपका बेल घंटी बजाना चाहिए कि साहब ये ईजमेंट राइट की बात कर रहा है और प्रिज्यूम्ड ईजमेंट राइट्स है यहाँ पे। ये आपने ध्यान रखना है कि प्रेस्क्रिप्शन क्या है। इसमें थ्योरी नंबर आ जाता है और केस स्टडी के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कराता है कभी कभी। तो बेसिकली 4 टाइप के ईजमेंट राइट्स हैं। इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको अगली आने वाली स्लाइड्स में एग्जाम्पल और फोटो की फॉर्म में सिखाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाए और आप भूलेंगे नहीं इसको बिल्कुल भी। तो 4 टाइप कौन कौन सी है? राइट ऑफ वे, राइट ऑफ लाइट एयर, राइट टू सपोर्ट, राइट टू डिस्पोज ऑफ रेन वाटर। इसमें हो सकता है एग्जामिनर आपको फोटो दिखा दे और पूछे कौन सा ईजमेंट राइट है, राइट, या फिर ईजमेंट राइट दे दे और 4 फोटो दे दे, बोले कौन से वाले में ये वाला ईजमेंट राइट लग रहा है। तो वो कैसे भी घुमा फिरा क्वेश्चन देगा उसके अंदर। हो सकता है केस स्टडी में भी डाल दे कोई एक छोटा सा इसको कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि राइट ऑफ वे है, क्या प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर रहे हैं, लैंडलॉक प्रॉपर्टी है लेकिन राइट ऑफ वे दे रखा है उसके अंदर, ईजमेंट राइट दे रखा है या प्रिस्क्रिप्शन दे रखी है, कुछ आपको वर्ड वहां यूज करेगा उस तरह का। ईजमेंट राइट की एप्लीकेशन आपको आप मुझे लिखवा लीजिए, चाहे कुछ ना कुछ एग्जाम में आपको ईजमेंट राइट के बारे में कुछ ना कुछ तो मिलने ही वाला है। 101% शर्तिया है, चाहे वो एग्जाम्पल में आए, चाहे केस स्टडी में आए, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चन है, एक नंबर या कुछ ना कुछ तो इसमें से आएगा 100%। पहला समझते हैं राइट ऑफ वे। जैसे कि मान लीजिए ये पीए जो रोड है, ठीक है जी, ये सड़क है। अब हम जो बात कर रहे थे लैंडलॉक प्रॉपर्टी की, ये जो पीछे वाला प्लॉट है इस पे कोई रास्ता नहीं है जाने का, सड़क तो लगी नहीं हुई यहाँ पे। अब इस प्रॉपर्टी में जाने के लिए आपको इस प्रॉपर्टी जो प्लॉट ए है, प्लॉट बी में जाने के लिए प्लॉट ए के बाजू से रास्ता आपको निकाल के दिया हुआ है और यहाँ जाना है। तो अब यहाँ पे सर्विंग प्रॉपर्टी कौन सी होगी? ये वाली, क्योंकि इस प्लॉट बी का राइट प्लॉट ए के ऊपर है, तो प्लॉट बी क्या डोमिनेंट प्रॉपर्टी हो गई, प्लॉट ए सर्विंग प्रॉपर्टी हो गई। ये राइट ऑफ वे है, ये जो 3 एरो लगा रखे हैं हमने। और यहाँ पर सर्विएंट प्रॉपर्टी कैन नॉट ब्लॉक द पैसेज। तो अब जो फ्रंट वाली प्रॉपर्टी है वो रास्ता ब्लॉक, उसका ब्लॉक नहीं कर सकती उसका रास्ता, चाहे वो लीगली लिखा हो, चाहे वो काफी सालों से यूज कर रहा है। तो इन दोनों सिचुएशन के अंदर प्रिस्क्रिप्शन पिक्चर में आ जाएगी और वो यूज नहीं कर पाएगा, वो पीछे वाला को रास्ता देना ही पड़ेगा रोड से उसको, उसका लैंडलॉक नहीं कर सकता है। तो अब इस एक पिक्चर के अंदर से भी 3-4 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइट टू एयर, राइट टू लाइट और एयर।
अब इसमें एग्जांपल की बात करते हैं, मान लीजिए ये ग्राउंड फ्लोर है, जैसे जमीन पे बिल्डिंग ए बनी हुई है, बिल्डिंग बी। तो ये दो बिल्डिंग बनी हुई है बाजू बाजू में, एडजॉइनिंग, दोनों की कॉमन वॉल है। और बिल्डिंग ए के ऊपर वो जो बंदा है उसने सेकंड फ्लोर बना लिया, करेक्ट। तो अब इस केस में क्या हो गया, जो बिल्डिंग बी है, जो ये बिल्डिंग ए है, इसका सेकंड फ्लोर, ये इसके अंदर एक एक विंडो बना रखी है इसने, यहाँ पे इसने विंडो बना दी यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर जब उसने विंडो बना दी, तो अब जो फर्स्ट फ्लोर है वो अगर ऊपर ऐसा ही एक सेकंड फ्लोर बना देगा, तो उसकी विंडो क्या बनेगा, तो विंडो तो खोल नहीं सकता है इधर वो। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो गया, ये वाला जो फर्स्ट फ्लोर है इसको ऊपर बनाने के लिए दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो इस अगर इस हाइट की जहाँ विंडो है उसकी, उसके ऊपर वो सेकंड फ्लोर नहीं बना पाया, उसकी विंडो बंद हो जाएगी। तो इसलिए उसको दिक्कत आ सकती है, तो ही कैन नॉट एक्सपेंड बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। लेकिन अब इस केस में डोमिनेंट प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, ये सेकंड फ्लोर डोमिनेंट प्रॉपर्टी है इस केस में, फर्स्ट फ्लोर नहीं है, ये ध्यान रखना है आपने। क्योंकि सेकंड फ्लोर के अंदर जो विंडो बनी है उसका राइट ऑफ लाइट है, उसको हवा और पानी, हवा और रोशनी चाहिए, जिसको जो विंडो से आएगी, और विंडो को बंद कर नहीं सकते हैं, इसलिए जो है, और इस केस में ये सर्विंग प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो अपने ये एग्जांपल की फॉर्म से, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, तो अपने ये एग्जांपल की फॉर्म से याद रखना है कि राइट टू एयर और राइट टू लाइट। राइट टू सपोर्ट, मान लीजिए प्लॉट एक्स है, प्लॉट वाई है, ठीक है जी। अब मान लीजिए इफ प्लॉट एक्स एंड प्लॉट वाई एंजॉय राइट टू सपोर्ट, नीदर प्लॉट ऑनर neither plot owner can excavate his own land so as to endanger the other land। मान लीजिए दो प्लॉट हैं, दोनों की नींव खोद दी आपने, दोनों की जो फाउंडेशन है वो कंबाइंड है, या कॉमन वॉल है, मान लीजिए बीच में पार्टीशन वॉल कॉमन है, बहुत सारे जैसे हुड्डा में, हरियाणा में सेक्टर्स के अंदर एक कॉमन वॉल बनती है। तो अब आपकी और उसकी वॉल कॉमन है, तो आप उस वॉल को तोड़ नहीं सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि उसका आप अगर तोड़ देंगे तो एक दूसरे वाले घर का भी नुकसान होगा। तो आपका बेसिकली राइट टू सपोर्ट है, आप दोनों के लिए, राइट। तो वो दोनों का राइट ऑफ सपोर्ट आ गया। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें राइट ऑफ सपोर्ट है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर को, तो सेकंड फ्लोर जो बेसिकली आपका है उसके पास राइट ऑफ सपोर्ट है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर एंजॉय कर रहा है राइट ऑफ सपोर्ट ओवर ग्राउंड फ्लोर। तो ये इन दोनों प्रॉपर्टीज में, ये डोमिनेंट प्रॉपर्टी है सेकंड फ्लोर, ये सर्विंग प्रॉपर्टी है। इन दोनों के केस में दिस इज डोमिनेंट प्रॉपर्टी, ये सर्विंग प्रॉपर्टी है, करेक्ट। तो आपने ध्यान रखना है। राइट टू डिस्पोज ऑफ रेन वाटर, तो मान लीजिए घर बनाया, बिल्डिंग बना रखी है आपने प्लॉट ए के ऊपर। व्हेन रेन वाटर फॉलिंग फ्रॉम रूफ ऑफ बिल्डिंग ए ऑन बीज लैंड, इफ बिल्डिंग ए हैज सच एलिमेंट easement rights, owner of plot B cannot develop plot A, obstructing रेन वाटर डिस्पोजल ऑफ प्लॉट ए। ठीक है जी। मतलब क्या है, ये आपने प्लॉट ए के ऊपर घर बना लिया, आपने झोपड़ी बना ली, झोपड़ी। अब जो इसका पानी है वो जा रहा है प्लॉट बी के अंदर, और इसके ऊपर ये ईजमेंट राइट्स हैं इसके पास। अगर प्लॉट ए के पास ईजमेंट राइट्स हैं, चाहे वो लीगली लिखे हैं चाहे यूसेज के लिखे हैं, प्रेस्क्रिप्शन भी हो सकती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं लिखा है तभी ईजमेंट राइट्स हैं। अगर वो प्रोलॉन्ग यूज कर रहा है उसको, तो भी उसके बाय डिफॉल्ट ईजमेंट राइट आ जाएंगे उसके पास, जाके वो डिस्प्यूट कर सकता है कोर्ट के अंदर। तो अब यहाँ पर अगर उसके घर का पानी आपके प्लॉट में जा रहा है कई सालों से, चाहे आपने परमिट किया है लीगली चाहे परमिट नहीं किया है लीगली, तो उसके ईजमेंट राइट चले गए, तो आपका जो प्लॉट है वो सर्विएंट माना जाएगा। जो प्लॉट बी है दैट इज सर्विएंट प्रॉपर्टी, और ये प्लॉट ए डोमिनेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। और आप जब घर बनाने जाएंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। अब इसका वैल्यूएशन में एप्लीकेशन कैसे है वो समझते हैं थोड़ा सा, इसको डिटेल में आगे भी समझेंगे जब हम और आगे केस स्टडीज करेंगे। To estimate market value of easement right, the property need to be valued with or without easement right। तो पहले आपको ये एज्यूम करना है कि डोमिनेंट या सर्विंट प्रॉपर्टी जो भी है, आप हो सकता है वैल्यूएशन ऑफ डोमिनेंट प्रॉपर्टी या कर रहे हो, सर्विंट प्रॉपर्टी या कर रहे हैं। तो पहले समझिए कोई इस प्रॉपर्टी पे कोई ईजमेंट राइट नहीं है, फॉर एग्जांपल। उसके बाद दस डिफरेंस बिटवीन वैल्यू बिफोर ईजमेंट एंड वैल्यू आफ्टर ईजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ ईजमेंट। तो पहले आप प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कीजिए विदाउट ईजमेंट राइट, और फिर आप उसके वैल्यूएशन कीजिए विद ईजमेंट राइट। तो जो दोनों के डिफरेंस जो आएगा कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का आपने फैक्टर लगाया, उसकी वजह से उसकी वैल्यू गिर भी सकती है बढ़ भी सकती है, दोनों एस्पेक्ट्स हैं। तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ ईजमेंट राइट्स। टाइप्स ऑफ पोजेशन,
तो इजमेंट राइट पे हम जो बात कर रहे थे उसके हम एग्जांपल आगे देखेंगे, आगे जब हम इस चैप्टर में नहीं है, अगले चैप्टर, आगे चैप्टर्स हैं वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट में। इसका मुझे भी याद नहीं है कहाँ पर, लेकिन हम उसको एक्चुअल एप्लीकेशन देखेंगे किस तरह से इसको हम एक्चुअल नंबर्स में निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोजेशन की। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, और कीवर्ड्स आपको इसमें रहेंगे जो हमें समझने पड़ेंगे थ्योरी और डेफिनेशन के एंगल से। तो पोजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल पोजेशन मींस फिजिकल कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट और थिंग। बेसिकली किसी भी चीज के ऊपर, भौतिक चीज के ऊपर आपका फिजिकल पोजेशन, भौतिक आपका इस पर कंट्रोल, राइट, दैट इज कॉल्ड फिजिकल पोजेशन। तो अब पोजेशन कौन कौन से तरह के हो सकते हैं? कॉर्पोरल पोजेशन, so it is the claim on use of tangible object, corporeal। तो आपने ऐसे रियल, रियल मतलब कि टेंजिबल, ऐसे याद रखिए इसको। ये डेफिनेशंस हैं, आपको बिल्कुल याद रखनी है, इसमें से थ्योरी क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है कि व्हाट इज कॉर्पोरियल पोजेशन, व्हाट इज इनकॉर्पोरियल पोजेशन, व्हाट इज इमीडिएट पोजेशन। और केस स्टडी के अंदर भी इन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन हो सकती है। तो अगर कहीं डाउट है नोट कर लीजिए, हम उसमें जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक्सप्लेन कर देंगे और डिटेल के। तो कॉर्पोरियल क्या हो गया? जैसे कोई टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स है, उसका हाउस, कार, साइकिल वगैरह, आपने अगर उसका जो पोजीशन है उसका क्लेम ले रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरियल। इनकॉर्पोरियल पोजीशन कि इसमें जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं, तो ऐसे याद रखिए, रियल, इनकॉर्पोरियल। तो यहाँ पर इन आ गया, इन रियल, इन प्लस रियल मतलब इनटेंजिबल, रियल मतलब टेंजिबल। ठीक है जी। मेडिएट पोजीशन या फिर इनडायरेक्ट पोजीशन, इससे अब नाम से थोड़ा सा गेस करने की कोशिश कीजिए। पोजेशन ऑफ ए थिंग थ्रू अ मेडिएटर, तो मेडिएट आ गया ना, तो मेडिएटर ऐसे याद रखिए, मिडल मैन, लाइक एजेंट, फ्रेंड, सर्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, लैंडलॉर्ड हैज मेडिएट पोजेशन ऑफ हिज हाउस थ्रू द टेनेंट। ठीक है जी। आगे इमीडिएट पोजेशन या फिर डायरेक्ट पोजेशन, व्हेन ऑनर हिमसेल्फ पोजेस द एसेट। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेन खरीदा और आपके पास ही, आपने पेन खरीदा, आप उसके मालिक हैं, आपने अपने पास रखा हुआ है, तो जिसने प्रॉपर्टी खरीदी उसके पास ही पोजेशन है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट पोजेशन या फिर इमीडिएट पोजेशन। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, इट इज एन अथॉरिटी ओवर एन ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग एक्चुअल पोजेशन और चार्ज ऑफ द एसेट। तो आपने प्रॉपर्टी खरीद ली लेकिन आपके पास एक्चुअल पोजेशन नहीं है, आपके पास सिर्फ एक सिंबॉलिक पोजेशन है उसका, काइंड ऑफ। दस इट इज ए पोजेशन इन लॉज एंड नॉट पोजेशन। तो आप कानूनी रूप से मालिक हैं लेकिन एक्चुअल पोजीशन नहीं है। इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने एक कार ली और वो कार ड्राइवर चला रहा है, तो कार ड्राइवर बेसिकली, कार ड्राइवर के पास कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है आपकी कार का, जब तक कि चाबियां उसके पास है और वो चाबी मुझे ना दे। ठीक है, समझ रहे हैं? बेसिकली आपने कार ली, आपने ड्राइवर रखा हुआ, आपने चाबी दी ड्राइवर को, भैया कि चलो आप चलाओ उसको, या मैं साथ बैठा हूँ, या आप शॉपिंग करके आइए। तो जब तक चाबियां ड्राइवर के पास हैं और वो गाड़ी उसकी पोजीशन में है, तो दैट इज, ही इज ए कंस्ट्रक्टिव पोजेसर। मैं जो हूँ, तो जब तक मेरे पास जब चाबी नहीं आएगी तब तक ही इज ए कंस्ट्रक्टिव पोजेसर, बिकॉज ही हैज अथॉरिटी ओवर द ऑब्जेक्ट। करेक्ट। तो एडवर्स पोजेशन, it is possession of an asset for certain period without legal title, after which it becomes sufficient to become acknowledged legal owner of the asset. Sometimes this possession is informally called squatter's right. इसको adverse possession और squatter right एक ही बात है। Example, continuous use of private land or driveway or agriculture field of an unused piece of land। तो मतलब क्या हो गया कि आपके पास किसी प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है, आप उसके मालिक नहीं है लीगली, डॉक्यूमेंट सेल डीड नहीं है प्रॉपर्टी की आपके पास, लेकिन आप उसका बेसिकली उसका पोजेशन कर रहे हैं एक सर्टेन पीरियड के लिए। ठीक है जी, आप उसका यूज कर रहे हैं एक सर्टेन पीरियड के लिए, जिसके बाद की आपको मतलब ये प्रिज्यूम कर लिया जाए कि ठीक है भाई, अब आप इतने समय से यूज कर रहे हैं, टाइटल आपके पास नहीं भी है, तब भी आप एक सफिशिएंट, एक लीगल मतलब एक्नॉलेज लीगल ऑनर की तरह से आप प्रतीत होते हैं उसके ऊपर, कि सब आपने इतने साल उस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही मालिक हैं उसके। ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कोई प्राइवेट लैंड है और उसको आप लगातार यूज करते जा रहे हैं। मान लीजिए आप इसे कोई, आपके घर में से निकल के मेरे घर का रास्ता है और मैं कंटिन्यूअसली यूज करता हूँ, या आपके खेत से होते हुए मेरे घर का रास्ता है, तो मेरे घर में जाने का रास्ता और कोई है नहीं, और मेरी 3 पुश्तें उस घर से वो आपके खेत में से होकर निकल रही हैं, तो वो रास्ता बना हुआ है, तो आप उस रास्ते को बंद नहीं कर सकते हैं। तो आई हैव एडवर्स पोजेशन ओवर ओवर योर
ओवर योर फार्म लैंड, तो मेरा एडवर्स पोजीशन हो गया आपके खेत के रास्ते के ऊपर, आपके खेत की जमीन के ऊपर। de facto possession which exist in reality even if it is not legally recognized। तो कानूनी रूप से कोई पोजीशन नहीं है, बट वो एक्चुअल में पोजीशन ले रखा है आपने। फॉर एग्जाम्पल, a common law spouse can be considered as a de facto wife or de facto husband though they are not lawful married, yet they live like a married couple। ठीक है जी। तो de facto बेसिकली लैटिन वर्ड है ये, तो उसका मतलब क्या होता है इनफैक्ट। कॉमन लॉ जैसे कि आप समझते हैं, जैसे लिविंग रिलेशनशिप, तो एक लड़का लड़की रहते हैं, 2 साल से रह रहे हैं साथ में, तो वो बाय डिफॉल्ट कानून उसको पति पत्नी मान लेगा। पत्नी या पति, डिफेक्टो पत्नी या डिफेक्टो पति मान लेगा उसको। तो कानूनन रूप से शादीशुदा नहीं है आप, लेकिन जिस तरह से आप रह रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप में, तो उसके वर्च्यू की वजह से विदाउट हैविंग लीगली रिकॉग्निशन ऑफ योर रिलेशन, आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, तो शी इज योर कॉमन पार्टनर, कॉमन लॉ पार्टनर, स्पाउस। तो वो कानून रूप उसको मानता है, ठीक है आपको पति पत्नी की तरह ही हम ट्रीट करेंगे। डिज्यूर पोजेशन, jurisdictional जुरिडिशियल पोजेशन। डिज्यूर ये भी लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? डिज्यूर का मतलब क्या? इन लॉ, लॉफुल, लेजिटिमेट। ऊपर क्या था? डिफेक्टो मतलब नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो डिज्यूर से आपने याद रखना है इन लॉ, डिफेक्टो मतलब इन फैक्ट, विदाउट लॉ। These are legally recognized possessions regardless of whether it exists in reality or not, possession in eyes of law। ठीक है जी। तो अब ये पोजीशन लीगली है, चाहे वो एक्चुअल में है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये ड्राइवर, कार ड्राइवर हैविंग माय कार कीज इज अ कंस्ट्रक्टिव पोजेसर, हाउएवर इन द आईज ऑफ लॉ आई एम डी ज्यूर पोजीशन ऑफ द कार। तो मेरे पास मेरे नाम पे गाड़ी है, मैंने एक ड्राइवर रखा, वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो जब तक वो गाड़ी चला रहा है चाबियां उसके पास है, तो ड्राइवर जो है वो कंस्ट्रक्टिव पोजेसर है। और मैं कौन हूँ? क्योंकि गाड़ी मेरे नाम पे, रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे है गाड़ी का, तो मैं जो हूँ वो डी ज्यूर पोजेशन हूँ, डी ज्यूर पोजेसर। तो आपने ये एप्लीकेशन लगानी है। इसमें थ्योरी क्वेश्चन अगर आएगा तो इस तरह के फॉर्म में एक क्वेश्चन आएगा कि आपको वो छोटा सा केस स्टडी बना के देगा 1-2 नंबर की, कि हु इज डीजर कंस्ट्रक्शन, डीजर प्रोसेसर, हु इज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसर। तो आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेंसीज की। तो इसके अंदर से भी आपकी 4 तरह की ऑक्यूपेंसीज आती है। इसमें से क्वेश्चन नॉर्मली कम आता है, बट केस स्टडीज और एग्जांपल के फॉर्म एप्लीकेशन में आपको ये पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है। रेजिडेंशियल ऑक्यूपेंसी में क्या है? दीज आर बिल्डिंग्स इन विच स्लीपिंग अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर नॉर्मल रेजिडेंशियल पर्पस विद और विदाउट कुकिंग और डाइनिंग, और बोथ आर ग्रुप्ड अंडर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। बेसिकली ये वो बिल्डिंगें हैं जहां पर सोने की व्यवस्था होनी चाहिए और नॉर्मल रेजिडेंशियल पर्पस के लिए होनी चाहिए, इसमें कुकिंग हो या ना हो, खाना खाने के लिए व्यवस्था हो ना हो, और दोनों तरह की प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आएंगी। एग्जांपल समझते हैं, हाउसेज चार्ल्स, होटल विद स्लीपिंग फैसिलिटी अप टू 15%। देखिए अब ये आपको यहाँ कंफ्यूज करेगा वो, कि आपको ये थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी इसके अंदर, कि होटल विद स्लीपिंग फैसिलिटी अप टू 15%, वेदर इट्स रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑक्यूपेंसी, पता होना चाहिए। हु आर प्राइमरली ट्रांजिट विद और विदाउट डाइनिंग। ये थ्योरी क्वेश्चन इसमें से आता है जो थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है बच्चों को, लगता है ये तो कमर्शियल होगा, होटल है, नहीं, रेजिडेंशियल अप टू 15। लॉजेस विद स्लीप फैसिलिटी अप टू 40% ऑन ट्रांजिट और परमानेंट बेसिस विद और विदाउट डाइनिंग। तो मतलब लॉजेस जो हैं जिसमें कि 40 आदमी तक आप अकोमोडेट कर सकते हैं, जो कि परमानेंट रह रहे हैं या तो, या फिर आते आते रहते हैं, मोटल टाइप का, मतलब रनिंग होटल है वो, आते हैं, और उसमें खाने की डाइनिंग फैसिलिटी हो या ना हो, तो वो भी रेजिडेंशियल में आएगा। तो होटल 15%, लॉजेस 40%, परमानेंट और टेम्पररी। इन केस ऑफ लॉजेस देयर शुड नॉट बी सेपरेट कुकिंग फैसिलिटी ऑन इंडिविजुअल बेसिस। तो लॉज के अंदर आपका कंबाइंड, अगर ईटिंग फैसिलिटी वहां पे है, जुगाड़, किचन है, कुछ है, तो वो कंबाइंड किचन होनी चाहिए, सेपरेट किचन नहीं होनी चाहिए हर एक आदमी की। अदर एग्जांपल्स आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, क्लिनिकल डिस्पेंसरीज, हेल्थ सेंटर्स, यूटिलिटी सर्विस बिल्डिंग्स, पार्किंग प्लॉट्स, गेस्ट हाउसेस,
हॉस्टल्स, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में आएंगी, रेजिडेंशियल ऑक्यूपेंसी के अंदर ही आएंगी आपकी, जो भी एग्जांपल मैंने दिए, वर्शिप, क्लिनिकल डिस्पेंसरीज वगैरह। बिजनेस ऑक्यूपेंसीज में क्या है? दीज आर बिल्डिंग विच आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, फॉर कीपिंग ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो कीवर्ड क्या है? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। तो एग्जांपल ऑफिस, बैंक्स, प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट, लेबोरेटरीज, टेस्ट सेंटर्स एक्सेट्रा। इनमें से कोई भी अगर बेसिक इसमें कीवर्ड आपने रखना है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। अगर वो कहीं पर भी इस तरह का बात कह रहा है क्वेश्चन में कि दिस बिल्डिंग इज बीइंग यूज्ड फॉर कीपिंग अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस में डाल दीजिए उसको। मर्केंटाइल ऑक्यूपेंसी, दीज आर बिल्डिंग्स यूज्ड एज शॉप, स्टोर्स फॉर डिस्प्ले एंड सेल ऑफ मर्केंडाइज, इधर रिटेल और होलसेल। तो जहां पर आपका सेल ऑफ मर्केंडाइज है, मर्केंटाइज मतलब क्या हो गया? जैसे कपड़े वपड़े हो गए, आपकी जो भी दिखाने का सामान है, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, जैसे शोरूम्स हो गए इस टाइप के। तो ये मर्केंटाइल आपका ट्रेडिंग वाला जो सामान है वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और वो बिक रहा है, मर्केंटाइल ऑक्यूपेंसी में प्रॉपर्टीज आएंगी। इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेंसी, एनी बिल्डिंग और इट्स पार्ट इन विच प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स आर fabricated or assembled or manufactured or processed. For example, power plant, dry cleaning plant and sawmill. तो आपका कोई भी अगर बिल्डिंग ऐसी है जैसे यहाँ पे जो कि फैब्रिकेशन से, असेंबली से या उसके जो पार्ट्स हैं वो बने हैं, तो उस तरह की जो बिल्डिंगें हैं उनको इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेंसी कहते हैं। ये एक छोटा सा है कि नेशनल बिल्डिंग कोड क्लासिफिकेशन, जो नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4 2005 क्लासिफाइज बिल्डिंग इन द फॉलोइंग ग्रुप्स बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी। तो हमने 4 की बात करी है, लेकिन इसके अलावा और भी कैटेगरीज हैं ऑक्यूपेंसी की। तो आपने ये भी एक मोटा मोटा याद रखना है कि कितनी कैटेगरीज हैं टोटल। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तरह की ऑक्यूपेंसीज हैं एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड। ये नंबर 9 नंबर याद रख लीजिए आप बस, कि सभी 9 तरह की होती हैं। और थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि इनमें से ये 9 तरह की होती हैं: रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, असेंबली, बिजनेस, मर्केंटाइल, इंडस्ट्रीज, स्टोरेज, आरडीएस। इससे ज्यादा इस वाले उसमें से क्वेश्चन नेशनल बिल्डिंग कोड में से नहीं आएगा। मैक्सिमम ये 4 ऑक्यूपेंसीज के बारे में बात कर सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि कितने टाइप की आपकी नेशनल बिल्डिंग कोड के अंदर क्लासिफिकेशन होती है ऑक्यूपेंसी। मैक्सिमम ही आने वाला है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स आपका ये सेशन देखने के लिए। आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट कोई रह गया आपका तो आप प्लीज़ क्लास में लेके आइएगा जब क्लास में बैठेंगे, अगर आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रखी है तो। इसी के साथ ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले। और जल्दी से जल्दी हम आगे वीडियो भी डालें यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने। और जो हमारे हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं उनकी सहायता के लिए इनको फटाफट किया जाए और स्पीड से किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही अगले अगले खंड के अंदर। थैंक यू।